उत्तर प्रदेश से हट के उत्तराखंड क्यों बना? ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि हमें मतलब उत्तराखंड बनाना पड़ा? 2011 में जो सेंसस हुआ, हुँ। उसके बाद तो सेंसस ही नहीं हुआ। हमें पता ही नहीं कि हमारी जनसंख्या कहाँ जा रही है। कि जो हमारा ये देहरादून है, ये कैसे बना है? जियोलॉजिस्ट ने साइन लगाया है। 1950 में गौमुख का ग्लेशियर यहाँ तक था। 1960 में और सिकुड़ गया, 1970 में और सिकुड़ गया। गुरु राम राय को कहा कि आप चले जाओ दिल्ली के दरबार में और औरंगजेब से बातचीत। जी। ये बोल के भेजा गया था कि जो गुरु की बानी है, उसमें तुम कोई बदलाव नहीं करो। तो औरंगजेब बहुत धार्मिक भी था। अच्छा, औरंगजेब धार्मिक था? धार्मिक था। धार्मिक कैसे था? हम लोग हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर मेरा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो हमारा ये देहरादून है, सर इसकी हिस्ट्री क्या है? ये कैसे बना है? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। अच्छा, तो देहरादून एक घाटी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। यस सर। और ये दो हिमालयन रेंजेस के बीच में एक घाटी है। हुँ, एक तो शिवालिक हो गई और एक मिडिल हिमालय हो गया। हुँ। तो शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में एक पतली सी लंबी सी घाटी है, जिसको हम बोलते हैं देहरादून। देहरादून। तो देहरा जो शब्द है, ये शब्द आता है डेरा से। हुँ, और बहुत लोग ये मानते हैं कि ये देह से भी एक शब्द निकलता है। तो दोनों ही जो शब्द हैं वो गुरु राम राय से कनेक्टेड हैं। तो ओके। 16वीं-17वीं शताब्दी में एक गुरु हुए जिनका नाम था गुरु राम राय। जी। तो वो वैसे तो सिख फेथ से थे हुँ, और सिख गुरु थे। हुँ। गुरु हर राय के बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे। और अ, लेकिन वो ऐसा समय था जब औरंगज़ेब हिंदुस्तान पे राज कर रहा था। और औरंगज़ेब जो था वो उसकी और सिखों की आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी था। हुँ, अ, तो उन्होंने गुरु हर राय, जो उस समय सिख पंथ के गुरु थे, उनको बुलाया दिल्ली अपने दरबार में हुँ। उनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन गुरु हर राय जो थे वो खुद नहीं जाना चाहते थे। ओके। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे गुरु राम राय को जी। कहा कि आप चले जाओ दिल्ली के दरबार में और औरंगज़ेब से बातचीत करो। तो औरंगज़ेब बहुत धार्मिक भी था। एक मतलब अच्छा, ये भी औरंगज़ेब चीज़ धार्मिक था? धार्मिक था, हाँ। धार्मिक कैसे था? हम लोग जनरली हमारे मन में औरंगज़ेब को लेकर ये इमेज रहती है कि औरंगज़ेब एक सुन्नी मुसलमान था और वो हिंदुओं को दबाना चाहता था, सिखों को दबाना चाहता था। मतलब दूसरे धर्मों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता था। तो और ये काफ़ी हद तक सही भी है ये इमेज, हुँ, क्योंकि उसने कई मंदिरों को तोड़ा। हुँ। लेकिन ये भी इतिहास है कि उसने कई मंदिरों को बनाया भी, या बनवाया और उनके बनाने में मदद भी करी। अच्छा। तो वो मतलब धार्मिक तो था, अपने धर्म को लेकर भी धार्मिक था, हुँ। लेकिन दूसरे धर्मों से सीखने का भी वो कोशिश इच्छुक था, करता था। मतलब हाँ, इच्छुक मतलब था। उसको ये जिज्ञासा थी, उसको ये क्यूरियोसिटी जानने थी। का, हाँ, क्यूरियोसिटी थी कि किस तरह से दूसरे धर्म कैसे क्या बात कर रहे हैं, उनकी फ़िलॉसफ़ी क्या है, उनकी सोच क्या है। तो सिख धर्म को लेकर भी वो इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहता था। और गुरु राम राय से जब उसकी डिस्कशंस हुई, हुँ, तो एक तरह से गुरु राम राय से उनकी दोस्ती हो गई। अच्छा। और तो जो वो जो दोस्ती थी वो, क्योंकि सिख पंथ में उसको बहुत अच्छा नहीं माना गया हुँ, कि और क्योंकि वो हिंदुस्तान का एम्परर था, हुँ। हिंदुस्तान का मतलब रन राजा कर रहा था। था उस समय। बिल्कुल, सबसे पावरफुल किंग था। हुँ, मुगल उस समय जो मुगल्स थे वो पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे। हुँ, तो एक ये भी उसको था कि मैं कुछ ऐसा ना बोलूँ जिससे कि जो बादशाह है हिंदुस्तान का वो हुँ, ऑफेंड हो जाए, हुँ। उसको थोड़ा गुस्सा आ जाए या गुस्सा आ वो जाए। नाराज़ हो जाए। हुँ, तो एक तो जब भेजा गया था उनको हुँ। दिल्ली, जी। ये बोल के भेजा गया था कि जो गुरु की बानी है हुँ, उसमें तुम कोई बदलाव नहीं करोगे। अच्छा। उसमें कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं करोगे और कुछ ऐसा जादू या कोई मिरेकल करके नहीं दिखाओगे हुँ, दरबार में। हुँ, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई, सिचुएशन ऐसी हो गई कि एक जैसे गुरबानी में एक पद है, उसमें ये आता है कि मिट्टी मुसलमान की। जी। तो उनको लगा कि इससे शायद औरंगज़ेब नाराज़ ना हो जाए, तो उन्होंने उसको मिट्टी बेईमान की करके बोल दिया। मतलब मुसलमान शब्द को बेईमान बे शब्द
में बदल दिया अच्छा। कि सबको आखिर में मिट्टी में मिलना है, और उसमें जो मिट्टी मुसलमान मिट्टी वाली जो शब्द था उसको मिट्टी बेईमान बेईमान कर कर दिया। दिया। तो क्योंकि उन्होंने गुरु की वाणी में कुछ बदलाव किया, जी। इस वजह से, और फिर उनको कुछ अ, मतलब उनको टेस्ट किया गया दरबार में कि ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो कुछ एक मिरेकल करके उन्होंने दिखाए, जिस वजह से जो कि उन्हें मना किया था जो करने के उनको लिए। मना किया गया था गुरु हर राय के द्वारा। तो जब उन्होंने ये सब किया तो उनको सिख पंथ से बाहर कर दिया, हुँ, और सिख पंथ से बाहर होने के बाद वो काफ़ी समय तक दिल्ली में रहे। हुँ, दिल्ली में एक जगह है खेड़ा चंद्रावल, जी। वो जगह उनको औरंगज़ेब ने दी, एक जागीर की तरह अच्छा। से दी कि तुम यहाँ पे रहो, ये गाँव मैं तुमको दे रहा हूँ, ये हुँ, तुम्हारे गाँव है, तुम यहाँ पे रहो। और जो आज दिल्ली में मजनू का टीला वाला जो इलाका है, हुँ, जी। नॉर्थ कैंपस के पास, हुँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, वही है खेड़ा चंद्रावल। अच्छा वो पहले उन्हीं के पास था। पहले गुरु राम राय के पास ही था। जी। तो गुरु राम राय वहाँ पे रहे, लेकिन फिर सिख पॉलिटिक्स भी आगे बढ़ती गई। हुँ, अगले गुरु जो बने गुरु हरकिशन, वो बहुत छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई। हुँ, उसके बाद गुरु तेग बहादुर जो थे, हुँ, उनकी शहादत हुई दिल्ली में। तो उस उस वजह से औरंगज़ेब को ऐसा लगने लग गया कि गुरु राम राय जो हैं ये अब फिर से कहेंगे कि मुझे सिख पंथ की गद्दी चाहिए, हुँ, और उसके लिए अपना क्लेम करेंगे। हुँ, तो उस चीज़ को रोकने के लिए औरंगज़ेब ने उनको कहा कि अब आप पहाड़ों की तरफ जाइए, अच्छा इधर और आइए। हाँ, कहीं चले जाइए आप, हुँ, और कहीं पहाड़ों में चले जाइए, मैं आपको वहाँ पे जागीर दूँगा। जी। तो वो वहाँ से चल पड़े, हुँ, दिल्ली से चल पड़े अपने घोड़े के ऊपर, जी। और मन में उन्होंने ये सोचा कि जहाँ पे भी मेरे घोड़े के खुर गिरेंगे, हुँ, खुर गिर जाएगा, हुँ, एक वो खुर होता है ना, जैसे नीचे उसके पैर में लगता पैर है, में एक लोहे का वो लोहे का वो लगता है। लगाते हैं हॉर्स शू। हुँ, तो वो हॉर्स शू जहाँ पे गिरेगा वहाँ पर मैं अपना डेरा डाल दूंगा। तो वो चलते हुए इस तरफ आए, जी। गंगा की तरफ आए, हुँ, गंगा और यमुना के बीच में पहुंचे, हुँ, और यहाँ पे उनके घोड़े का खुर गिरा। ओके। इसीलिए उस पूरे एरिया को बोलते हैं खुड़बुड़ा। अच्छा, खुड़बुड़ा मोहल्ला उसका नाम है। तो क्योंकि वहाँ पे उनका खुर गिरा था जी, घोड़े का, और वहीं पे उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। ठीक है। तो जो देहरादून का जो पहला शब्द है डेरा, डेरा। हाँ, तो वो उससे भी आता है, और फिर वहीं पे गुरु राम राय रहे, हुँ, 10-15 साल रहे, जी। और उनका डेरा बढ़ता गया, और फिर वहीं उन्होंने अपनी देह को त्याग त्याग दिया। अच्छा देहरादून। दून, हाँ, तो दून होती है घाटी, जी, पतली लंबी घाटी, जी। और डेरा जो शब्द है, पहला शब्द है वो, पहला वो उससे आया। हाँ, वो डेरे से आता है, या डेरा है, या उन्होंने अपनी देह को जहाँ हुँ, त्यागा, उस जगह को हम डेरा बोल देते हैं। अच्छा। तो ऐसे नाम पड़ा डेरा का, और इसमें मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स है। जो यहाँ के जो लोकल लोग थे, पहाड़ी लोग थे, जी। जो यहाँ रहते थे, हुँ, और सिख हिस्ट्री और मुगल हिस्ट्री, अच्छा। तीनों का मिला-जुला शहर है ये। मतलब तीनों का कंबाइन है कि हाँ, मुगल भी हाँ, से भी रिलेट हाँ। करता है, सिख से भी रिलेट करता है, देन लोकल यहाँ के जो पहाड़ियों लोकल के लोग, बंस। पहाड़ी लोग थे, उनसे भी रिलेट करता है। तो जब गुरु राम राय यहाँ पे आके बस गए थे, जी। और उन्होंने अपना डेरा बना दिया था, तो उसके बाद औरंगज़ेब ने जो टिहरी के राजा थे उनको बोला कि ये एरिया अब आप गुरु राम राय को दे दो। हुँ, और उन्होंने जो वो लिखा, एक तरह से जो ऑर्डर लिखा जी। टिहरी के राजा के लिए, वो भी वहाँ पे लगा हुआ है गुरु राम राय दरबार में। अच्छा वो अभी तक अभी लगा तक है? लगा हुआ है। उसको पढ़ें तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब उन्होंने जिस तरह से देहरादून को डिस्क्राइब किया कि ये बिल्कुल एक तरह से स्वर्ग है, और यहाँ उसको पे, थोड़ा बताइए सर हाँ, इसको। उन्होंने उसमें लिखा कि ये स्वर्ग स्वर्ग की तरह ये एक जगह है जहाँ पे इतनी नदियाँ बहती हैं, हुँ, गंगा और यमुना के बीच में। तो हुँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो हमारा जो देहरादून है, और जहाँ पे गुरु राम राय दरबार है जी, आज, जी। पलटन बाजार के बीचों बीच, हुँ, वो गंगा से और यमुना से हुँ। बिल्कुल बराबर की दूरी पे है। अच्छा वो मतलब सेंटर में बिल्कुल है? सेंटर में है। 35 किलोमीटर इस तरफ यमुना है, 35 किलोमीटर उस तरफ गंगा है। अच्छा। तो उन्होंने लिखा कि यहाँ नदियाँ बहती हैं, या हुँ, कितनी तरह के फूल हैं, या हुँ, कितनी तरह की चिड़िया देखने को मिलती है, कितनी तरह के पेड़-पौधे यहाँ पर हैं, और मतलब इस पूरे
एरिया की सुंदरता को उन्होंने बताया। डिस्क्राइब किया। हाँ, औरंगज़ेब ने खुद। ओके। और फिर उन्होंने कहा कि ये जगह मैं इस अ, गुरु को देना मतलब चाहता गुरु को हूँ दे जो रहा मेरा हूँ। दोस्त है। ओके। और टिहरी राजा को कहा कि ये जगह उनको आप दे दो। ओके सर, इसी में क्वेश्चन उठ के आता है, मतलब ये तो हमने की देहरादून से हाँ, रिलेटिव हाँ। बात। अब यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से हट के उत्तराखंड क्यों बना? ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई हाँ, कि हमें मतलब उत्तराखंड बनाना पड़ा? हुँ। इसके बारे में बताइए। तो उत्तराखंड जो है वो तो आज की बात नहीं है। जैसे अगर हम अपने पुराने जो अ वेद पुराण निकालें या जी जो सर। पुरानी किताबें हैं उनको देखें तो हुँ, उसमें इस क्षेत्र का नाम उत्तराखंड की तरह ही आता है। जी। हाँ, तो अ, वो लोगों के मन में तो एक था ही कि हम लोग जो पहाड़ के जो निवासी हैं, पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, हुँ, इसका इनका अपना एक आइडेंटिटी है, अपनी एक पहचान है। हुँ, और जैसे आप देखो ना कि जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है, हुँ, तो ये मतलब वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान के पाकिस्तान जो के। सैनिक हैं, आमने-सामने खड़े हैं हुँ, बंदूकें लेकर के। और जब जंग शुरू हो जाती है, तो हुँ, वो एक-दूसरे को मारते हैं। हाँ, मतलब वैसे वो हो सकता है एक साथ बैठ के चाय पी लें, बातचीत कर लें, लेकिन उस समय दुश्मनी हो जाती है और आपस में मतलब लड़ाई। खून-खराबा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो वो जो लड़ाई होती है, वो क्या ज़मीन की लड़ाई है, वो क्या प्रॉपर्टी की झगड़ा है? नहीं। वो तो अपनी पहचान का झगड़ा है हुँ, कि मेरी पहचान ये है कि मैं भारत से हूँ, हुँ, या वो कहते हैं कि मेरी पहचान ये है मैं कि मैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से हूँ। हुँ, तो मुझे अपने देश को बचाना है, इनको अपने देश को बचाना है, हुँ, इसलिए एक अपनी जान देने को भी तैयार होते हैं हुँ, उस जंग में। तो वो पहचान का ही झगड़ा था। जी। उत्तराखंड जो एजिटेशन शुरू हुआ, वो प्रोटेस्ट मूवमेंट इसीलिए शुरू हुआ कि लोग कहते थे कि जितनी पॉलिसी बनती है, जितने प्लान बनते हैं, वो कोई लखनऊ में बैठा हुआ हमारे लिए बनाता है। जी। और जो प्लान्स, जो पॉलिसीज़, जो प्रोग्राम प्लेन्स के लिए काम करते हैं, वो पहाड़ के लिए काम नहीं करते। ओके। तो इसलिए हमें एक अपना अलग राज्य चाहिए, स्टेट का। ताकि जितना प्लान, पॉलिसी बने, हुँ, वो पहाड़ के मुताबिक बने, पहाड़ के लिए बने और पहाड़ के पर्यावरण को बचाते हुए। तो बेसिकली एक संस्कृति और अपनी पहचान और अपने पर्यावरण को लेकर के जो लोग जागरूक थे, उन्होंने एक नया आइडिया दिया कि अगर उत्तराखंड बनेगा तो हम लोग इन चीज़ों को बचा पाएँगे। ओके। उसके लिए लड़ाई हुई, कई हुँ। साल तक लड़ाई चली, फिर लड़ाई ठंडी भी पड़ गई। तो ये भी ठंडी है। क्यों पड़ गई हाँ, थी? ऐसा क्या हुआ? ठंडी पड़ गई क्योंकि लोगों को लगा कि सरकार तो सुन ही नहीं रही है। जी। मतलब और सिचुएशन ऐसी आई उस कि समय शायद सरकार कांग्रेस की थी। उस समय सरकार कांग्रेस की थी जी, और यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जी। तो यूपी में समाजवादी ने भी और मायावती जी की भी सरकार, दोनों नेताओं ने रेज़ोल्यूशन पास किए कि हाँ, हम पहाड़ हमसे अलग कर दो। अच्छा। यूपी से अलग कर दो। उत्तराखंड को अलग-अलग प्रदेश बना देना चाहिए। ओके। उन्होंने अपनी असेंबली, लखनऊ असेंबली में पास कर दिया। लेकिन जो केंद्र सरकार थी वो ये सोचती थी कि पहाड़ को अलग कर देंगे तो पहाड़ सर्वाइव कैसे करेगा, यहाँ की इकोनॉमी कैसे चलेगी, जी। यहाँ पे बड़े उद्योग तो लग नहीं सकते, हुँ, यहाँ के जंगलों को काटा नहीं जा सकता। हुँ, और तो वो उनको ये डर था। लेकिन फिर जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने सोचा कि ये जो एरियाज़ हैं, ये तीनों जो स्टेट्स हैं, हुँ, मतलब झारखंड और छत्तीसगढ़ भी थे और साथ में उत्तराखंड भी था। जी। तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है, शायद उनको ऐसा लगा पॉलिटिकली। हुँ, तो उन्होंने रातों-रात ये बिल तीनों स्टेट्स को अलग कर दिया। मतलब रातों-रात उसका हाँ, और सर्कुलेट उसमें कर दिया। हाँ, और इसमें 2 एरिया और मिला दिए, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार, अच्छा, जो जो कि पहले नहीं थे। पहले नहीं थे। जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, हाँ, वो नहीं चाहते थे कि ये 2 एरियाज़ हमारे साथ जुड़ें। वो सिर्फ़ पहाड़-पहाड़ का क्षेत्र अलग चाहते थे। वो ऐसा क्यों नहीं चाहते थे? उनको ऐसा लगता था कि मतलब ये प्लेन है और अच्छा, ये पहाड़ है। अच्छा। तो वो डिफ़रेंस उनके मन में था और वो हुँ, उसको अलग ही रखना चाहते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने ये सोचा कि अगर ये प्लेन एरियाज़ यहाँ नहीं होंगे तो इंडस्ट्री कैसे आएगी, लोगों को जॉब्स कैसे मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी। हुँ, ये सोचते हुए ये 2 बड़े जो डिस्ट्रिक्ट थे, हुँ, इनको
इसमें उत्तराखंड में ऐड रखा। करके उत्तरांचल एक नया स्टेट बनाया। तो पहले इसका नाम उत्तरांचल था, अच्छा। कई साल तक नाम उत्तरांचल ही रहा। जी। और इससे भी लोगों को मतलब बहुत, जिन लोगों ने लड़ाई करी थी उत्तराखंड के लिए, उनको थोड़ा इससे एक दर्द भी था, डिससैटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन था कि मांगा तो हमने उत्तराखंड और मिला हमें उत्तरांचल। तो एक चीज़ होती है ना कि हमने छीन के लिया, हाँ। एक चीज़ होती है कि ये ले लो। अच्छा। तो जब जब दिया गया ना, तो उत्तरांचल दिया गया तो वो ऐसे ही दिया गया कि ये ले लो तुम। और लोग कहते थे कि जब पहाड़ के लिए लड़ाई हो रही है तो राजधानी भी पहाड़ में बननी चाहिए, जी। लेकिन वो राजधानी यहाँ बन गई देहरादून में। देहरादून में। तो देहरादून की बदकिस्मती थी कि यहाँ पे राजधानी बन गई। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देहरादून तैयार नहीं था। जैसे मैंने कहा, एक बहुत पतली सी लंबी सी घाटी है। जी। और यहाँ पे इतना एरिया नहीं है। यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था कि आप एक स्टेट की कैपिटल बनाएं। और अगर हम पहाड़ की बात कर रहे थे तो हमें कुछ नया सोचना चाहिए था, हमें कुछ बिल्कुल नई चीज़ तैयार करनी चाहिए थी। और जो पहाड़ के हिसाब से जहाँ पे प्लानिंग हो, पॉलिसी बने, पहाड़ के लोगों का जिसमें फ़ायदा हो, वो नहीं सोच पाए हम लोग। तो सर अगर उस टाइम पर आप होते और आप डिसीजन ले रहे होते तो सर क्या करते पहाड़ के लिए? मैं उस समय अगर होता तो जो गैरसैंण एक जगह थी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, मतलब ये तो ठीक था कि हमने जो प्लेन्स के कुछ एरियाज को, कुंभ क्षेत्र तो उत्तराखंड में आना ही चाहिए था मेरे हिसाब से, जी। क्योंकि ये तीर्थ यात्रा की भूमि भी है। हाँ। तीर्थों की भूमि भी है, तो कुंभ क्षेत्र तो हरिद्वार वाला इसमें होना ही चाहिए था। जी। उसको ज़रूर ऐड करता, लेकिन राजधानी हम गैरसैंण ही बननी चाहिए थी। ऐसा क्यों? क्योंकि अ, जो राजधानी बनाने का जो डिसीजन हुआ वो इसीलिए हुआ कि जी ये नेता हैं, दिल्ली कैसे जाएंगे, एयरपोर्ट कहाँ होगा, ब्यूरोक्रेट हैं, उनके बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ेंगे। तो ये जो मतलब जब आप इतना संघर्ष करके एक अलग प्रदेश लेते हो, तो वो जो संघर्ष है वो जो इस प्रदेश को चलाने वाले हैं, उन लोगों के मन में भी वो संघर्ष होना चाहिए कि हम भी पहाड़ में रहें, पहाड़ की ज़िंदगी अगर मुश्किल है तो उसको देखें, उसको समझें और फिर पहाड़ के लोगों के लिए कुछ डिसीजन करें। अब जो कंडीशन हो रही है ना, अब जो सिचुएशन आ रही है उत्तराखंड में, उसमें ये हो रहा है कि क्योंकि जो हमारी कंस्टिट्यूएंसी बनती है वो भी पॉपुलेशन के हिसाब से बनती है। तो जो उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बनने से सारे पहाड़ खाली हुए। हाँ। सब लोग हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और नीचे प्लेन्स की तरफ माइग्रेट हो गए। तो अब इन एरियाज में पॉपुलेशन बढ़ गई है जी। तो इन एरिया में कंस्टिट्यूएंसी ज़्यादा हो जाएंगी। और पहाड़ों में क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो पहाड़ों में जो कंस्टिट्यूएंसी है कम हो जाएंगी। तो अभी उत्तराखंड की विधानसभा में 70 सीटें हैं। अच्छा। है ना? तो लेकिन जब ये वो आएगा नया जो नया प्रावधान इलेक्शन आएगा। जी। नया इलेक्शन आएगा और उसके बाद ये जो सारी कंस्टिट्यूएंसीज को दोबारा से देखा जाएगा कि कहाँ ज़्यादा जनसंख्या है और कहाँ कम जनसंख्या है। तो ज़्यादा सीटें प्लेन की हो जाएंगी, तो फिर वही झगड़ा खड़ा हो जाएगा दोबारा फिर कि वही। हमने तो पहाड़ी प्रदेश लिया था इतनी मेहनत करके, इतना संघर्ष करके, और अभी भी हमारे ज़्यादा एमएलए तो प्लेन से ही आ रहे हैं और वही डिसीजन लेंगे। सारे क्या प्लान मतलब बनेगा, जो क्या चीज पहले थी वही दोबारा फिर होने लग रही है। तो मतलब प्रदेश बनने से बहुत सारे लोगों को जो जिस तरह का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। तो क्या इससे किसी को फायदा भी हुआ है? हाँ, फायदा तो हुआ है। एक तरह से हम देखें कि देहरादून में इतनी नई यूनिवर्सिटीज आई या इतने सारे नए बिजनेसेस आए, देहरादून एक एजुकेशनल हब बन गया है। एजुकेशनल हब बन गया। खास करके हमारे जो नेता लोग हैं उनको तो बहुत फायदा हुआ है। वो बहुत अमीर बन गए हैं, उनके सारे रिश्तेदार ठेकेदार बन गए हैं। और तो ये तो ज़रूर है कि इकोनॉमी में पैसा बहुत है, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से एड बहुत आ रही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमने उस एड को या उस पैसे को या जो हमारी इकोनॉमी ग्रो करी उसको हम
सही तरह से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं या हम्म। उसके लिए सही तरह की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, जी। क्योंकि हम अपने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन हमें आगे की जनरेशन्स का भी सोचना है, फ्यूचर का भी सोचना है। जी। और जैसा मैंने कहा कि हम गंगा और यमुना के बीच का है। बीच की जगह है, जी। तो गंगा और यमुना से पूरे नॉर्थ इंडिया के 1 बिलियन लोगों की पानी की जो सिक्योरिटी है वो भी जुड़ी हुई है। कि अगर हमारे पास हवा खराब हो गई, जब हो ही गई है, हो ही रही है। देहरादून की भी AQI काफी लो है, दिल्ली में तो काफी दिल्ली में बुरा तो हाल बहुत हो बहुत गया। बहुत बुरा हाल है। तो अगर हमारे पास हवा खराब हो गई और जी। पानी नहीं है पीने के लिए, तो हमारी इकोनॉमी कितना भी पैसा हो हमारे पास, कितने सब लोग करोड़पति हो जाएं, लेकिन अगर हवा पानी नहीं है तो हम जी नहीं सकते, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ना। बिल्कुल। मेन हमारा जो मेन चीज है हाँ। हमारी बॉडी के लिए, अगर वही नहीं मिलेगी वही। तो हाँ, पैसा हाँ। कहाँ काम आएगा फिर। तो सिचुएशन वही होती जा रही है कि हम अपनी हवा खराब कर रहे हैं, पानी गायब हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट की अपने फिगर्स आप देखो, नीति आयोग की फिगर्स देखो, तो 60% जो हमारे जल के स्रोत थे, जी। जो स्प्रिंग्स थे उत्तराखंड के वो सूख चुके हैं। 60%। 60%। और इसी तरह से जो, अगर मैं पिछले साल गौमुख गया था, जी। एक ट्रैक पे गया था गंगोत्री से पैदल गौमुख तक, तो वहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं कि जियोलॉजिस्ट ने साइन लगाया है कि 1950 में गौमुख का ग्लेशियर यहाँ तक था, 1960 में और सिकुड़ गया, 1970 में और सिकुड़ गया। तो लगभग 1950 से आज तक 4-4.5 किलोमीटर वो ग्लेशियर पीछे चला गया। ओके। एक दिन अगर ग्लेशियर खत्म हो गया तो गंगा बहनी बंद हो जाएगी। तो फिर तो हम सर ऐसा हो कहाँ सकता जाएंगे? है। मतलब जो ट्रेंड है उससे तो ऐसा ही दिखता है। जैसे एक वहां अगर आप पैदल जाओ तो एक जगह आती है चीड़बासा जी। और फिर एक जगह आती है भोजबासा। तो भोजबासा ऐसी जगह मानी जाती थी कि जहाँ पे भोजपत्र के पेड़ होते थे। भोजपत्र वो होता है ना जिसमें पुराने जमाने में लोग अच्छा, वो लिखते थे। हाँ, मतलब स्क्रिप्चर्स लिखते थे। उसकी छाल के ऊपर जी। लिखाई करते थे। तो भोजबासा में हमें एक भी भोजपत्र का वो नहीं दिखा, पेड़। और फिर हम थोड़ा और ऊपर, थोड़ी नीचे की तरफ आए तो तब हमें भोजपत्र दिखने शुरू हुए। तो मतलब वो जो एक एनवायरमेंटल बैलेंस जो था, जो हमारे पूर्वजों ने कभी देखा होगा कि भोजपत्र यहाँ पे होते हैं, वो कहीं हिल चुका है, वो शिफ्ट हो गया। हाँ, कहीं और ही। शिफ्ट हो रहा है। लेकिन जब तक गंगा बह रही है, पानी आ रहा है, हम बांध बना रहे हैं, हम बड़े बड़े उसमें प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बनाए चले जा रहे हैं, पानी उसका यूज कर रहे हैं। यमुना का आप हाल देख लो, दिल्ली में क्या है, बहुत बुरा हाल है। देख, काली पड़ी हुई है। और उसका जो पानी है वो मतलब सोनीपत में ही आधा हरियाणा ले लेता है, आधा पंजाब ले लेता है। और उसके बाद तो जो पानी आता है वो सोनीपत और पानीपत का सीवर ही आता है दिल्ली में, इसलिए वो काला पानी है, पूरी फोम है, उसमें झाग निकल रही है। तो हमने अपनी नदियों को मार दिया है। और ये 2 नदियां अगर नहीं होंगी तो 1 बिलियन लोग, इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, उसमें से 1 बिलियन लोग इन 2 नदियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मतलब ये तो सर 65 to 70% लोग हो गए इंडिया के। हाँ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बारे में हम नहीं सोच रहे, हम सिर्फ इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह ज़्यादा पैसा आ जाए, किस तरह ज़्यादा गाड़ियाँ बना लें, किस तरह ज़्यादा बिजनेस खड़े कर लें। वो ठीक है, वो अपने लिए मतलब एक तरफ वो ज़रूरी है। और अगर उत्तराखंड की प्लानिंग सही हो तो हम इन चीज़ों में काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं सिचुएशन को, क्योंकि उत्तराखंड से ही ये 4-5 बहुत बड़ी नदियाँ निकलती हैं। जैसे काली नदी जो है वो कुमाऊं की तरफ निकलती है, गंगा हो गई, यमुना हो गई। तो ये नदियाँ जो हैं, अगर हम इनको जीवित नहीं रख सके तो पूरे देश के ऊपर खतरा हो सकता है। मतलब सर इसमें ये वाली बात है कि हम अपने फैसिलिटी को इम्प्रूव करने में ध्यान दे रहे हैं, ना कि हम अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उन पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब अपनी फैसिलिटीज को तो हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं अलग अलग चीजों से, पर जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, बेसिक चीजें, हवा, पानी, खाना, उन पे नहीं ध्यान देते जा रहे, और उन्हीं में ही हमें सरवाइव करते हैं। बिल्कुल। तो वो उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, और हम इन क्षेत्रों को और खोल रहे हैं। जी।
कि हम हर तरह से उत्तराखंड के जो जंगल हैं, जैसे अब अगर पुराणों की तरफ जाएं तो Yes, sir. हमने सबने कहानी सुनी है कि जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा वेग इतना है कि मैं अगर पृथ्वी पे आ गई तो पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाएगी जी। तो शिव जी ने अपनी जटाएं खोल दी जी। अब ये शिव जी की जटाएं क्या है? ये शिव जी की जटाएं हमारे पहाड़ों के जंगल हैं, जो बांज के पेड़ हैं, जो कि अपनी जड़ों में एक एक पेड़ 1100-1200 लीटर पानी स्टोर कर लेता है और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ता है, बूंद बूंद करके छोड़ता है ताकि वो नदी बनी रहे, मतलब सही तरीके से हाँ, फ्लो करती रहे, वो सही तरह से फ्लो करे। तो अब हम उन जंगलों को काट के उधर हम रेलवे लाइन भी बना रहे हैं, हम ये बड़े बड़े हाईवेज बना रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर से भी लोगों को कहाँ कहाँ पहुँचा रहे हैं पूरे उत्तराखंड में। तो अगर जंगलों पे संकट होगा तो फ्लड्स ज़्यादा आएंगे और जो हमारी नदियां हैं उनको जो फीड करने वाली जो पेड़ हैं, जो स्प्रिंग्स हैं, वो ख़त्म होंगे। तो वहाँ पे कहीं हमारी प्लानिंग गड़बड़ा रही है, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसे की भूख के लिए, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए हम इन चीज़ों पे से बिल्कुल ध्यान हटा नहीं सकते। उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो सर ध्यान कैसे दे सकते हैं? ध्यान कैसे दे सकते हैं? ध्यान हम दे सकते हैं सही प्लानिंग के साथ। जैसे कि हमारी जो उत्तराखंड में जो प्लान बनने चाहिए वो प्लान ऐसे ही बनने चाहिए कि जो हमारी विलेज कम्युनिटीज हैं उनको सपोर्ट करें और उन लोगों को पलायन ना करना पड़े। आपको जान के हैरानी होगी कि उत्तराखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जिसकी जो 2 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं। 2011 में जो सेंसस हुआ उसके बाद तो सेंसस ही नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं कि हमारी जनसंख्या कहाँ जा रही है। लेकिन उस समय जो सेंसस हुआ उसमें भी हमने देखा कि पिथौरागढ़ और चमोली, एक कुमाऊं का डिस्ट्रिक्ट है, एक गढ़वाल का डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन बहुत गिर गई। 2011 की बात है। हाँ, पॉपुलेशन में बहुत मेजर फॉल हुआ। हाँ, तो जबकि पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन बढ़ रही है। यही 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे पॉपुलेशन एकदम गिर गई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो उस समय हमें पता चल गया था, उसी समय पता चल गया था कि लोग गांव को छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं किया, उसके रीजंस जानने की कोशिश नहीं करी। अगर अब जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के गांव हैं वहाँ पे लोग ना रहें तो अगर चाइना के सोल्जर्स वहाँ पे आ रहे हैं हमें पता ही नहीं चलेगा। पहले लोग वहाँ रहते थे, भेड़ चराते थे, अगर कोई मूवमेंट होता था आर्मी का एकदम रिपोर्ट करते थे। लेकिन अब लोग ही वहाँ पे नहीं रहे और छोड़ के वो प्लेन्स में आ गए तो वो एक लाइन ऑफ डिफेंस भी हमारी खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि वे एंटर कर सकते हैं हमारे, वो एंटर करेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, देखेगा ही नहीं कोई। तो वो जो एक ट्रेंड था वो उसी समय पता चल गया था कि ऐसा हो रहा है, कि पलायन हो रहा है। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट ने पलायन आयोग बनाया, अब उसका नाम रख दिया है विकास और पलायन आयोग। उत्तराखंड विकास और पलायन रोकने वाला आयोग, कुछ ऐसा नाम है। अच्छा। तो वो, लेकिन 3500 गांव हमारे खाली हो चुके हैं उत्तराखंड के। 3500 गांव? जी, जिनको हम कहते हैं घोस्ट विलेज। और सर इसी के लिए उत्तराखंड बनाया था? इन लोगों के लिए ही उत्तराखंड बना था, जो लोग जिनको भागना पड़ रहा है। और पलायन वैसे तो बुरी चीज नहीं है कि अगर मतलब हम अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री में देखें तो हमारी 2-3 जनरेशन में आगे पीछे जाएं तो हम पाएंगे कि हमारे जो परदादा थे वो कहीं थे, फिर हमारे दादाजी कहीं और आ गए, हमारे पिताजी ने कहीं और नौकरी कर ली। तो इस तरह से पलायन तो होता है, लेकिन पहाड़ में जो पलायन हो रहा है वो डिस्ट्रेस वाला पलायन हो रहा है कि जब हमें रोटी नहीं मिल रही। इसको सर वाइड में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा हो क्या रहा है कि जिसकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है? क्यों डिस्ट्रेस में आ रहे हैं? हाँ, तो डिस्ट्रेस इसलिए हो गया है कि जो खेती है जी, तो पहले खेती से लोग सरवाइव करते थे। पहाड़ जो है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जमीनें नहीं है, जैसे प्लेन्स में होते हैं ना, बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं, लेकिन पहाड़ में छोटी छोटी जमीनें हैं
मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं है जी। हमारी मिट्टी, कैल्शियम वाली मिट्टी है, इसमें बहुत ज़्यादा बम्पर फसल नहीं हो सकती। और ज़्यादातर हमारा जो खेती का काम था वो ऑर्गेनिक खेती का काम था। तो कुछ ऐसा हुआ कि जो सिस्टम्स बदले खेती के, जी। और दूसरा मीडिया एकदम से इन्फ्लक्स हुआ। अब आज हर गांव में आप जाइए तो लोगों के पास स्मार्टफोन है, यूट्यूब है, उनके पास टीवी है, टीवी चैनल है, डिश है। तो एक तो उनको ये दिखने लगा कि जो प्लेन्स हैं वहाँ पे तो बहुत चमक धमक है, वहाँ की चकाचौंध बहुत अलग है, जी। तो क्यों ना वहाँ जाके देखा जाए। ओके। फिर जब उत्तराखंड बन गया, तो उत्तराखंड बनने से एक तरह की भेड़ चाल हुई कि सरकारी नौकरी, चाहे पियोन बन जाओ, चाहे ड्राइवर बन जाओ, चाहे कुछ बन जाओ, लेकिन सरकारी नौकरी हो जाएगी तो परिवार में सिक्योरिटी आ जाएगी। उसकी वजह से बहुत पलायन हुआ। जब उत्तराखंड नहीं बना था तब भी हम कहते थे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक मनी ऑर्डर इकोनॉमी है, मनी ऑर्डर से चलती है कि लोग फौज में चले जाते हैं, घर में मनी ऑर्डर भेजते हैं और उससे लोगों का चलता रहता है। हाँ, काम चलता है। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद तो ऐसी भेड़ चाल हुई है कि प्लेन्स की तरफ कि लोग ऐसा भागना शुरू हुए हैं। एक तो मीडिया की वजह से, दूसरा ये कि सरकारी नौकरियां मिल जाएं, तीसरी जो बड़ी रीज़न है वो ये रीज़न है कि खेती से अब उतना आप नहीं उपज कर पा रहे हो जी, मतलब बेसिक नीड्स ही नहीं, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही। और चौथी चीज़ जो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है कि ना तो इतना प्रदेश बन जाने के बाद, इतना पैसा आ जाने के बाद, नई डिस्ट्रिक्ट बन गई, इतनी ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो गई, किसी भी गांव में कोई भी प्राइमरी स्कूल काम नहीं करता। अगर आप दूर दराज के क्षेत्र में चले जाओ जी, कि हमारे कोई भी प्राइमरी स्कूल जो हैं वो ठीक से काम नहीं करते, क्योंकि पूरा ठेकेदारी पे चलता है। गवर्नमेंट भी एक तरह से, गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि प्राइवेट के हाथ में दे दो, सरकारी स्कूल बंद ही कर दो। अगर बच्चे नहीं आ रहे तो सरकारी स्कूल बंद कर दो, अच्छा, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेंगे बच्चे, प्राइवेट में पढ़ लेंगे। तो स्कूलों का ना चलना और प्राइमरी हेल्थ सेंटर का ना होना, ये बहुत बड़ा रीजन है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने हुए हैं लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पैरामेडिक नहीं है, किसी को इमरजेंसी हो जाए तो भागना पड़ता है शहर की तरफ। तो वो फैसिलिटी भी हम नहीं क्रिएट कर पाए। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाती, प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था, मतलब बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो प्राइमरी 5वीं तक की जो शिक्षा है वो ठीक हो जाती, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हम डॉक्टर पहुंचा देते, फैसिलिटी पहुंचा देते कि अगर कोई बीमार होता है तो उसको बेसिक हेल्थ केयर मिल जाए, तो भी ये पलायन नहीं होता, मतलब रुक जाता वो। तो कई फैक्टर्स एक साथ कंबाइन हो गए। जैसे पहले हम देखते थे कि एक 108 सर्विस शुरू हुई थी, जो कि मूविंग हॉस्पिटल था, अपने आप में एक एम्बुलेंस सर्विस थी, वो बहुत अच्छा चल रही थी। उससे लोगों को कहीं भी गांव में उनको हेल्थ फैसिलिटी मिल जाती थी। हाँ, अगर कोई बेसिक नीड है उनकी, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है किसी लेडी को, तो वो लोग वहाँ जा करके हेल्प कर देते थे। लेकिन वो सर्विस भी बंद हो गई, कुछ टाइम चली, फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट की थी और बहुत अच्छी सर्विस थी, उससे काफ़ी फर्क पड़ा था। तो आज तो ये स्थिति हो गई कि मतलब हमारा पलायन आयोग खुद ही बोलता है कि हर रोज 270 के करीब लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ आ रहे हैं उत्तराखंड में, हर रोज। तो हमारे मतलब जिन चीज़ों के लिए संघर्ष हुआ, जिन बातों को लेकर के इतना ये प्रदेश बना, एक पहचान वाली बात थी, एक ये था कि हम अपने उस इकोनॉमी अलग बनाए। हाँ, लोग उस समय जो लोग बोलते थे कि हम मंडवा रोटी खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, उस समय ये नारा था, बहुत फेमस नारा था। क्या नारा था? जो भी हमारी मंडवा और ये जो हम लोकल अपने खेतों में उगाते हैं, हाँ, वो चीजें हम उगाएंगे और उससे हम अपना गुजर बसर करेंगे, हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, इकोनॉमी नहीं चाहिए, उससे गुजर बसर करके हम
लेकिन हम अपना पहाड़ी जो पहचान है उसको बचा के रखेंगे। सर इसमें ये भी तो आता है ना कि मतलब उस समय की जो लोगों की मेंटेलिटी थी या सोच थी वो कुछ और थी, हाँ, आज के लोगों की सोच कुछ और है। इस चीज को मानते हो? ये कहीं न कहीं तो हमारे सिस्टम का ही फेलियर है ना, हमारी शिक्षा व्यवस्था का फेलियर है, ओके। हमारी जो मीडिया का फेलियर है कि हम लोगों आप ये देखो कि उत्तराखंड ने ऐसे-ऐसे आंदोलन दिए जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, जैसे कि चिपको आंदोलन, जी हाँ। कि अपने पेड़, अपने जंगल बचाने के लिए लोग हम्म। जान देने को जान देने तैयार के हैं लिए कि रेडी पहले थे। मेरे ऊपर कुल्हाड़ी चलाओ, फिर पेड़ पे पेड़ कुल्हाड़ी पेड़ पे चलाना। चलाओ। तो वो आंदोलन जिस प्रदेश ने दिए हों, हम्म। या टिहरी डैम का आप आंदोलन ले लो कि गंगा के ऊपर बांध नहीं बनेगा। कितने साल वो आंदोलन चलता रहा, लोग बैठे रहे गंगा के धारा के आगे कि यहाँ बांध अगर बनेगा तो हम डूब जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं। तो उन आंदोलनों वाले प्रदेश में अब ऐसा क्या हो गया कि लोग कहते हैं कि काट लो जी पेड़, बना लो, बना लो डैम। हाईवे बना लो, डैम बना लो, रेल लाइन बना लो, हेलीकॉप्टर चला दो। तो ये बदलाव जो है ये बताता है कि जिस लोगों ने हार मान ली कहीं ना कहीं, जिस आइडेंटिटी की जो लड़ाई थी, जो एक ये था कि हमारी अपनी पहचान बनी रहे, हम पहाड़ी हैं, जो प्राइड था पहाड़ी होने में, आज मुझे नहीं दिखता वो, बहुत ज़्यादा वो प्राइड नहीं दिखता। मुझे दिखता है कि लोग थोड़ा सा अपने आप को कम मानते हैं। क्योंकि सर आज के टाइम में जनरेशन गैप भी बहुत ज्यादा आ गया है ना, कि जिस समय जो आंदोलन कर रहे थे आज वो बहुत बूढ़े हो गए या बुजुर्ग हो गए, और आज की जो जनरेशन है वो थोड़ा टेक्नोलॉजी या टेक ओरिएंटेड कुछ ज्यादा है। हाँ, लेकिन टेक ओरिएंटेड तो है, मतलब लेकिन जो बेसिक इशू हैं वो आज की जनरेशन समझती है। okay. और उनको समझना पड़ेगा, अगर वो ना भी समझते हो तो, लेकिन उनको समझना पड़ेगा इन बेसिक इश्यूज को। इनसे तो हमें टकराना ही पड़ेगा कि जो हमारा जो संस्कृति है, जो पहाड़ की आइडेंटिटी है, अगर वो ख़त्म हो गई तो अलग प्रदेश का कोई मतलब नहीं है। ओके। उसका क्या वो है। तो उन चीज़ों पे उनको बात करनी पड़ेगी और करते हैं। बहुत सारे यूथ आते हैं मेरे साथ, बातचीत करते हैं, और प्लेटफॉर्म्स पे भी देखता हूँ। आजकल तो जैसे भू कानून के लिए भू आंदोलन कानून चल की रहा है। आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है। बेरोजगारी, उस समय क्या हुआ कि जो लोग मूवमेंट में इन्वॉल्व थे वो लोग कहीं हाशिए पे चले गए, और वही जो यूपी वाली पॉलिटिक्स होती थी वो उत्तराखंड में हावी हो गई और आज तक हावी है। आज तक ये है कि भाई अब मैं चुन लिया गया हूँ तो मैंने अपने घर परिवार को कैसे बसाना है, इनके लिए क्या बेहतरी करनी है, कितना पैसा इकट्ठा करना है, कितनी बड़ी गाड़ी में मैं चल रहा हूँ। वो सब चीज़ें ज़्यादा हावी हो गई हैं, और जो मूल तत्व था इसका पूरा उत्तराखंड एजिटेशन का, वो कहीं ना कहीं गायब हो गया, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। सर इसमें ना हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ट्रैवल की, आपने बताया था कि जो सही मतलब अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि सही ट्रैवल किसे कहते हैं, तो उसके बारे में बताइए, आपने ऐसा क्यों कहा था? क्या ट्रैवल गलत होता है? नहीं, ट्रैवल बहुत अच्छी चीज़ है। और मनुष्य जो है वो हमेशा से ट्रैवल करता रहा जी। और यूथ आजकल मैं देखता हूँ ना कि कोई भी सीवी भेजता है मुझे यूथ कि मेरे को जॉब के लिए अप्लाई करना है या कुछ करना है, तो वो अपनी हॉबीज में जरूर लिखता है ट्रैवलिंग। हाँ। और ऐसे आप सोशल मीडिया पे भी देखो कि हैशटैग ट्रैवल, हैशटैग काफी सारे चलते रहते हैं, माउंटेन्स आर कॉलिंग, और ये सब चीजें लोग बहुत लिखते हैं जी। तो ट्रैवल का शौक है उनको, और ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम जब ट्रैवल करते हैं तो हम अपनी जो रूटीन से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो हमारी जो बोरिंग लाइफ है या बहुत तेज चलती हुई जिंदगी है, उससे हम बचना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा हटके एक पीस के लिए, एक शांति के लिए जाना चाहते हैं, ब्रेक हो जाए जी। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं, जैसे हम देहरादून या कहीं दिल्ली से मसूरी गए जी, तो हम पहले इंटरनेट पे देख लेते हैं कि अच्छा मसूरी में क्या है, अच्छा यहाँ कंपनी गार्डन है, यहाँ मॉल रोड है, यहाँ पे केम्प्टी फॉल है, यहाँ पे ऐसी 4-5 चीज़ें, हम 10 चीज़ें फाइंड कर लेंगे, फाइनल कर लेंगे पहले से। और वीकेंड का हमारे पास समय होता है जी, कि फ्राइडे को निकले, सैटरडे संडे
मंडे को ऑफिस फिर से ज्वाइन करना है। तो हम फटाफट फटाफट पहले कहते थे अच्छा माल रोड देख लिया, अच्छा आप चलो केम्प्टी फॉल देख लिया, अच्छा नहा के आ गए, अच्छा आप कंपनी गार्डन चले गए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन डब्बों को टिक मार्क कर रहे हैं। ओके। हाँ, हम कुछ नया नहीं सीख रहे, या हम कोई नई नॉलेज गेन नहीं कर रहे, या हमने अपनी जो लाइफस्टाइल था, जो पेस था अपनी जिंदगी की, उसको भी चेंज नहीं किया। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप ट्रैवल करते हो तो पहाड़ में जब आप आए हो, माउंटेन्स आर कॉलिंग, तो आप थोड़ा स्लो डाउन कर लो। ओके। अपनी जो लाइफ है, शहर वाली जिंदगी है, उससे थोड़ा स्लो कर लो, थोड़ा पैदल चल लो। ओके। 8-10 किलोमीटर पैदल चल लो, 2-4 गाँव में चले जाओ, लोगों से कुछ सीखो कि भाई आप, कि मेरा तो 50,000 में पूरा नहीं पड़ता है महीने का, तुम लोग 5,000 में कैसे जी लेते हो यार, तुम अपना खाना कैसे स्टोर करते हो। क्योंकि पहाड़ की जिंदगी बिल्कुल अलग जिंदगी है। कहते हैं कि पहाड़ की जिंदगी पहाड़ जैसी ही है मतलब जैसे स्पीड के ऊपर पहाड़ को ढोना जी। कि पूरी जो सर्दी से पहले वाला मौसम है, उसमें आप यही तैयारी करते हो कि हम सामान इकट्ठा कर लेंगे, सर्दी में कुछ होगा नहीं, तो आप स्टोर करते हो चीज़ों को जी। आप अपनी भेड़ बकरी गाय वाय को भी सिक्योर करते हो। तो बहुत मुश्किल जीवन है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है। उसके बारे में थोड़ा जान लो कि पहाड़ की संस्कृति क्या होती है, पहाड़ के देवी देवता क्या होते हैं। उस चीज़ को आप, अगर आपको मसूरी जाके मॉल ही ढूंढना है, या आपको मल्टीप्लेक्स में ही बैठ के पिक्चर देखनी है, या आपको पास्ता और पिज्ज़ा ही खाना है, तो वो आप अपने शहर में ही खा लेते, इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या थी। तो वो जो आइडिया ऑफ फन है ना, आइडिया ऑफ एंजॉयमेंट है, वो लोगों का कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। मेरे ओपिनियन में मतलब जो ट्रैवल है वो ऐसा है कि अगर हम किसी पैलेस पे जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल हर एक चीजें रैंडम छोड़ दो। आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल रैंडम करो, क्योंकि जब आप चीजें रैंडम करते हो ना, तो आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिलता है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि सीखने को इतना कुछ मिलता है ना। अब जैसे मैं कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सीखने वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप रैंडम भी करो, लेकिन जो आपका माइंडसेट है वो ये होना चाहिए कि मैं कितने एक्सपीरियंस लेके आऊँगा, कितना सीख के आऊँगा इस जर्नी से। ओके। तो वो जो चीज़ें आप सीखोगे ना, वो आपकी वैल्यू को ऐड करेंगी ट्रैवल की। नहीं तो आप गए, आपने मतलब गए, देख के आ गए, सीखा कुछ नहीं। हाँ, सीखा कुछ नहीं, और अपनी जो लाइफ का जो पेस है उसको भी आपने बदला नहीं। तो ना तो आपने प्रकृति से कुछ सीखा, नेचर से कुछ नहीं सीखा, लोगों से कुछ नहीं सीखा, आपने कोई नया तरह का फूड ट्राई नहीं किया। आप शहर में भी मैगी खाते थे, पहाड़ में भी मैगी खा रहे हो। मैंने देखा कि कई लोग मसूरी के रास्ते में गाड़ी में स्टीरियो बजाते हैं और बियर पीते हैं और नाचते हैं। एक बार तो हम ट्रैफिक जैम में फंस गए थे और स्नोफॉल शुरू हो गई जी, तो लोग वहाँ शर्ट उतार के नाच रहे थे स्नोफॉल में और दारू पी रहे थे और नाच रहे थे। तो अगर वही आपको करना था तो आपने अपनी गली मोहल्ले में कर लेते, आप इतनी दूर क्यों आए ये सब करने के लिए। तो वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ज़रूरी है, और वो ट्रैवलर को भी सोचना है। और जो गांव में जो लोग रह रहे हैं या जो दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, कोविड के बाद से आपको बताऊं एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू हुई है जिसको बोलते हैं रिवेंज टूरिज्म। मतलब सर? कोविड में लोग घरों में कैद हो गए जी। उसके बाद से लोगों के जो ट्रैवल, मतलब जब ट्रैवल खुला जी, जब लोगों को ये परमिशन मिली कि अब तुम कहीं भी जा सकते हो, तो लोगों ने वो पूरा जो वक्त था, और जो टाइम था एक ही कमरे में या एक ही घर में कैद थे, उसमें बहुत सारी लर्निंग करी। लर्निंग क्या करी कि गूगल मैप को कैसे चलाना है, लर्निंग ये करी कि अच्छा उत्तराखंड में दूर दूर से दूर जगह कौन सी है, ओके, उसके वीडियोस देखे लोगों ने। ओके। और जब उन्होंने ये सब, पहले तो लोगों के पास टाइम ही नहीं था, जब कोविड आया तो जबरदस्ती सबके पास टाइम ही टाइम था। हाँ। तो आज आप देखो कि जो दूर दराज के क्षेत्र है ना, वहाँ पे भी इतने लोग आ रहे हैं। अगर आप मोरी जैसी जगह पे देखो जहाँ पे केदार कांठा का ट्रैक जाता है, वहाँ कम से कम 10 बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने गेस्ट हाउस बनाए हैं।
ओके। और वो मतलब हर रोज मैं केदार कांठा में था 2 साल पहले क्रिसमस ईव पर। हम्म, मैंने कहा चलो मैं भी देख के आता हूँ कि इतनी हाइट पर, और केदार कांठा इतना इजी ट्रैक नहीं है, काफ़ी मुश्किल ट्रैक है। अच्छा, टफेस्ट ट्रैक माना जाता है। टफेस्ट, हाँ मतलब टफेस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी टफ है। हम्म, तो मैंने देखा कि क्रिसमस ईव पे वहाँ 35,000 लोग थे। 35,000 हाँ उस जगह? हाँ, बर्फ देखने आए जी हम। कोई पुणे से आया, कोई बैंगलोर से आया, कोई चेन्नई से आया, कोई बॉम्बे से आया, और बड़े बड़े ग्रुप्स। और उस पहाड़ के ऊपर लोग कि जी हम अ, बर्फ देखने के लिए आए हैं। क्रिसमस पे हमने कभी बर्फ नहीं देखी। तो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रैवल क्या कर रहे हैं, वो पैदल भी चल रहे हैं लेकिन वो कुछ सीख नहीं रहे। वो तो वहाँ पे भी वही कर रहे हैं कि वो अपनी बोतल लेके जा रहे हैं और बैठ के मज़ा कर रहे हैं। तो लेकिन वो मज़ा जो है वो कुछ ही मिनट्स का है, उसके बाद वो उसमें आपकी लाइफ में कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा वो। तो मुझे लगता है कि जो ट्रैवल है वो आपको करना चाहिए, नेचर की पेस पे करना चाहिए। ओके। नेचर की पेस होती है स्लो पेस और प्रेयर वाली पेस, कि भाई मैं प्रकृति से कुछ सीखने जा रहा हूँ, या वहाँ जो लोग रहते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, उनसे कुछ सीखने जा रहा हूँ। उन वो क्या खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनके रीति रिवाज क्या हैं, वो सीखने जा रहा हूँ। वो आप करेंगे तो आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। ओके। ट्रैवल का रीज़न वही है कि आपको एक बेहतर इंसान आपके पास एक्सपीरियंस बनाता है बहुत ट्रैवल। ज़्यादा होगा और हाँ, उसके साथ-साथ नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी। बढ़ेगी। तो सर आपने अभी तक कहाँ-कहाँ ट्रैवल किया है? हाँ, तो मेरी तो लाइफ मतलब कुछ ऐसी रही कि मैं अ, जब पढ़ रहा था तो उसके बाद जो पहली एप्लीकेशन डाली नौकरी के लिए, और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे कि नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी मिल गई ऐसा गलती क्यों से। सर? उम्मीद क्या नहीं थी? तो मुझे बस ये था कि घर से भागना है। घर से निकलना है, कहीं जाना है, बाहर जाना है। तो मैंने एप्लीकेशन डाल दिया। और मुझे लगता है हर एक यंग पर्सन का वो एक ड्रीम रहता है कि एक घर ड्रीम से होता है, एक मतलब वो सिचुएशन आ जाती है उसकी लाइफ में कि घर कि से अब जाना कुछ ही हो है। जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो मेरी लाइफ में भी वो सिचुएशन आई थी, तो हुँ, मैंने कहा कि चलो मैं अप्लाई कर देता हूँ। हुँ, मैं वहाँ दे अप्लाई कर दिया। जब मैंने देखा कि, तो उन्होंने कहा कि ठीक है रिटन एग्ज़ाम के लिए आइए आप दिल्ली। तो ओके। रिटन एग्ज़ाम के लिए जब गए तो देखा कि वहाँ तो मतलब 15-20 हज़ार लोग थे रिटन एग्ज़ाम देने के लिए। भीड़ लग रही हाँ, थी। और 5 वो थी वैकेंसी। 5 वैकेंसी के लिए हाँ। 15-20। हाँ, सर ये कब की बात है? ये मैं बता रहा हूँ 2000 कितना होगा, 2008 या 10 होगा। उस समय भी 15-20 उस हज़ार। समय ये हालत थी। और क्योंकि थोड़ी प्रेस्टिजियस कंपनी थी जी। और जॉब भी अच्छा था। हुँ, तो उसमें ये हुआ कि मुझे लगा कि ये तो बस अब दिल्ली 3-4 दिन घूमेंगे फिर वापस घर चले जाएँगे, हुँ, ये तो कुछ होना तो है नहीं। तो जब उन्होंने नाम अनाउंस किए हुँ, एग्ज़ाम के बाद, उन्होंने वहीं पे चेक कर लिए पेपर, जी। सबको बोला वेट करो 1-2 घंटा। हुँ, उसके बाद कहा कि ये 50 लोग कल इंटरव्यू के लिए आ जाएँगे, ओके। और उसमें मेरा नाम आ गया गलती से। अब मैंने कहा यार ये तो फँस गए। हुँ, नौकरी तो करनी नहीं थी, बस घर से भागना था। तो अगले दिन इंटरव्यू हुआ। हुँ, अब वो गलती से, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा अच्छा रहा था अपने स्कूल में, मेरे पास खूब सारे सर्टिफ़िकेट थे। तो वो सर्टिफ़िकेट देखे जब इंटरव्यू पैनल ने, तो उन्होंने कहा यार इसको तो ले ही लो। ये स्पोर्ट्स में अच्छा था। वो स्पोर्ट्स वाले ही थे और देहरादून के ही पढ़े हुए थे, जितने भी जो अपर अच्छा, जो पैनल में बैठे थे वहाँ। पैनल में बैठे थे, जो हमारे सीईओ और जो टॉप मैनेजमेंट के लोग थे, जी, उन्होंने अपना स्कूलिंग देहरादून से ही करी थी। जी। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स में रहा है, तो इसने हमारी स्कूल की टीम को भी बहुत बार हराया है स्कूल की टीम ने, हुँ, इसको ले लो। बस ये 2-3 सवाल पूछे मेरे से उन्होंने हुँ, कि तुम ये कैप्टन थे टीम के, तुमने ये खेला, और फिर आपस में बोला कि यार इनकी टीम तो हमारी टीम को हमेशा हरा देती थी, तो इसलिए इसको ले लो। ले लो। ये तो कैप्टन था टीम का। हाँ, तो उन्होंने मुझे जॉब दे दिया। जी, अब उसमें ये था कि 3-4 जगह पे ओपनिंग्स थी ओके। कि, और जो बाकी जो कैंडिडेट थे जो सिलेक्ट हुए थे वो मरे जा रहे थे कि दिल्ली मिल जाए, बॉम्बे मिल जाए।
एक ओपनिंग थी गुवाहाटी। अच्छा। तो गुवाहाटी, तो मेरे को कहा कि तुम्हारे मार्क्स ज्यादा हैं, तुम दिल्ली में ले लो। हाँ। मैं कहा नहीं, मुझे गुवाहाटी चाहिए। मुझे गुवाहाटी जाना है। तो मुझे गुवाहाटी में पोस्टिंग मिल गई। और गुवाहाटी में रहने का एडवांटेज ये हुआ कि जो पूरा नॉर्थ ईस्ट था इंडिया का, जी। वो मैंने घूमा। मतलब पूरा कवर कर लिया आपने। मार्केटिंग का जॉब था, टूरिंग करनी पड़ती थी। कभी अरुणाचल जा रहे हैं, कभी नागालैंड जा रहे हैं, कभी मेघालय जा रहे हैं, त्रिपुरा जा रहे हैं। तो वो वहाँ जाके काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ओके। तो वो एक और मुझे चलने का शौक था बचपन से, तो मैं पैदल भी चल देता था। जैसे सुबह गए, अपनी कॉल्स करी, अपना काम निपटाया। अब शाम को, दोपहर को, वीकेंड को अगर फ्री टाइम है तो पैदल चल के किसी गांव में गए, लोगों से बातचीत करी, उनका खाना खाया, टेस्ट किया, उनकी लाइफ के बारे में जाना। तो उससे काफ़ी कुछ सीखा। बाद में ऐसा हुआ कि फिर बोर हो गए नौकरी से। 3-4 साल बाद तो ये लगा कि नहीं यार, अब ये बहुत हो गया। और ठीक है, पैसा अच्छा है, नौकरी बढ़िया है। और फिर कहा कि नहीं, अब वापस देहरादून ही चल अब रहे घर की याद आ रही है। तो देहरादून वापस आए। घर में लोग बहुत परेशान हुए कि पागल हो गया, इतनी अच्छी नौकरी है, ये सब है, छोड़ के वापस आ गया है। तो मुझे था कि स्कूल में पढ़ाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा। अब नौकरी वोकरी हो गई, देख लिया वो, और उसको तो स्कूल में पढ़ाने लगा। और जितने मेरे फ्रेंड्स थे वो सब अच्छी अच्छी जगह पे मतलब अच्छी जगह पे प्लेस थे, जॉब कर रहे प्लेस्ड हो चुके थे। और फैमिली को भी लगता था कि आदमी पागल हो गया। हाँ, मतलब सर लगेगा ही, उन्हें तो झटका लग गया कि हाँ भाई जॉब कर रहा था, अच्छी खासी जॉब छोड़ के वापस छोड़ के आ गया। तो कंपनी को भी झटका लगा। तो कंपनी भी मेरे काम से खुश थी। उन्होंने कहा कि चलो थोड़े टाइम देहरादून में रह लो, देहरादून की मार्केट को देख लो। लेकिन देहरादून की मार्केट उस समय बहुत छोटी थी। तो कुछ टाइम तो ये स्टेट बना भी नहीं था, तो उसमें भी किया काम। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो भाई बहुत हो गया, अब कुछ तुम जयपुर या कहीं ऐसी राजस्थान में पोस्टिंग ले लो। तो तब मैंने रिज़ाइन कर दिया। और फिर पहाड़ों में घूमना शुरू किया। पहाड़ों में बहुत घूमे। तो एक दिन ऐसे ही एक आदमी मुझे मिला कि उसने, हम लोग जौनसार में थे, हनोल एक जगह है जौनसार में, वहाँ पे एक मंदिर है, तो वहाँ पर थे। तो मैं भी कुछ वहाँ देख रहा था, लिख रहा था उसके बारे में। तो एक प्रोफेसर मिले, अंग्रेज थे वो, मतलब अमेरिकन थे। तो उनसे बातचीत करते रहे, एक दोस्ती जैसी हो गई। मुझे नहीं पता था आदमी कौन है, क्यों, क्या कर रहा है यहाँ, क्यों आया, लेकिन दोस्ती हो गई। तो उनसे फिर वो यहाँ आते रहे। बीच में उन्होंने एक बार कहा कि हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं रूपकुंड के ऊपर। अच्छा। नेशनल ज्योग्राफिक के लिए फिल्म। अब नेशनल ज्योग्राफिक में पढ़ता था। अच्छा। उनकी मैगजीन आती थी, उसको रेगुलरली पढ़ता था। तो मैं नेशनल ज्योग्राफिक सुन के इतना पागल हो गया कि नेशनल ज्योग्राफिक वाले फिल्म बना रहे हैं, और वो भी रूपकुंड के ऊपर। रूपकुंड के बारे में मुझे पता था कि स्केलेटन लेक है, इसमें स्केलेटन मिलते हैं अलग अलग तरह के। तो उसकी मिस्ट्री को, मतलब कोई डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है, कोई उसकी मिस्ट्री को के बारे में रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं उस फिल्म प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए, लोकल लोग चाहिए। तो उसमें थोड़ा काम किया। फिर वो जो दोस्ती थी वो आगे बढ़ती गई। ओके। और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ जिसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी। मैंने उस सब्जेक्ट का नाम कभी नहीं सुना था। अच्छा। हमारे स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि भाई तुम साइंस पढ़ जो लो, बेसिक रहते हैं, आर्ट्स पढ़ लो, मतलब जो कॉमन रहते हैं, कॉमर्स, साइंस, बायोलॉजी, यही रहता है। और कि मतलब जो पढ़ाई में थोड़ा अच्छा हो उसके लिए यही होता है कि या तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा या एमबीए कर लेगा। एमबीए मैंने कर लिया था और छोड़ भी दिया था तो वो सब भी हो गया था लाइफ में। तो मैंने सुना ये कि सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी कोई सब्जेक्ट होता है जी। और कि ये उसके, फिर मुझे गूगल सर्च मारा तो पता चला कि ये उसके बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। ये तो मतलब अमेरिकन है और हार्वर्ड में पढ़ाया है, और फिर जर्मनी में जाके अब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाते हैं। ओके। तो
वो कहने लगे तुम तो इतना घूमते हो, इतना हम्म, तुम स्टडी करते हो, इतना इन लोगों के बारे में लिखते हो, हम्म, गाँव के बारे में लिखते हो, तो कोई रिसर्च प्रपोज़ल लिखो, ओके, तो कुछ रिसर्च करो, कुछ साइंटिफिक रिसर्च करो। हम्म, मैंने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, हम्म, तो मैं क्या करूँ? बोले नहीं तो एमए कर लो, हम्म, सोशियोलॉजी में एमए कर लो, तुम्हें थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। हम्म, और मैंने भर दिया उसका सोशियोलॉजी का फॉर्म, ओके, एमए का, हम्म, और सोशियोलॉजी पढ़ने लगा। अब हमारे तो ये जो डिस्टेंस लर्निंग में आपको पता ही है कि कैसी हाँ, पढ़ाई होती है कि इतनी पतली सी किताब आती है कुंजी जैसी 100 सवाल 100 सवाल में से 50 सवाल आ जाएंगे एग्जाम में, हम्म, तो वो पढ़ा और उसको पढ़ के एग्जाम दे दिया, पास हो गए, हम्म, एमए की डिग्री आ गई। तो फिर मैंने उनको ईमेल लिखा कि मैंने एमए कर लिया है। तो बोला कि अब रिसर्च प्रपोजल लिखो, रिसर्च प्रपोजल लिखा। हम्म, बोला कि अब हमारा एक वो है, जितने भी रिसर्चर हैं यहाँ पे आके प्रेजेंट करेंगे हम्म, अपना प्रपोजल, ओके, तो तुम आ सकते हो हम्म, जर्मनी। मैंने कहा यार मैं तो स्कूल टीचर हूँ, मैं कहाँ से इतना पैसा लगाऊं, हम्म, पर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं एक बार। हम्म, वहाँ गया और अपना प्रपोजल प्रेजेंट किया। हम्म, उन्होंने कहा हमें आपने प्रपोजल अच्छा दिया लेकिन हम इस बार आपको ले नहीं पाएंगे मना कर दिया तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च किए और वापस आ गए घूम घाम के मतलब जर्मनी घूम के आया। जर्मनी घूम के आया और प्रपोजल प्रेजेंट करके आया और रिजेक्शन लेके ओके, आया तो बड़ी मायूसी भी हुई, घर वालों ने भी सोचा कि इसका तो दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया पर फिर 1-2 साल बाद फिर उनका मैसेज आया कि अब हमारा एक नया क्लस्टर शुरू हो रहा है, ओके, तो आप फिर से प्रपोजल, नया प्रपोजल लिखो, हम्म, अगर आप करना चाहते हो तो नया प्रपोजल लिखो, तो मैं सपोर्ट करूंगा। हम्म, मैंने कहा लेकिन इस बार मैं आने नहीं वाला अपने खर्चे हुए तो नहीं आऊँगा, हाँ, और अगर आप प्रेज़ेंट कर सकते हो या आप मतलब मैं रिटन प्रपोज़ल भेजूँगा। हम्म, तो बोले कि ठीक है तुम रिटन भेज दो, हम्म, और वो रिटन प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया। ओके, तो उस समय वो एक्सेप्ट हुआ, फिर उन्होंने कहा कि अब आपको 6 साल तक कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ करिए, हम्म, और क्योंकि आपकी रिसर्च तो हिमालयाज़ पे होगी, हम्म, तो आप आधा साल यहाँ रहोगे, आधा साल वहाँ रहोगे। हम्म, और मेरे लिए भी वो अच्छा एक वो था, तो और यूरोप घूमने का एक मौका था तो पूरा यूरोप एक्सप्लोर किया, ओके, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि जो पढ़ाई हमने करी थी वो बिल्कुल यूजलेस थी, और वहाँ तो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे थे जो अपनी थियरीज और ये सब ऐसा मतलब ऐसा बनाते हैं। क्यों लगा सर आपको? क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाता। जो अच्छा, गुरुजी बोलते हैं उसको मान लो बस हाथ जोड़ के। अच्छा मतलब क्वेश्चन नहीं पूछता कि ऐसा क्यों है, हाँ ये ऐसा चार क्यों है, चार हाँ क्यों है, हाँ दो दो हाँ क्यों है, ये तीन क्यों नहीं हो हाँ, सकता? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, जो किताबों में लिखा है वो हम मान लेते हैं। हम्म, जैसे ये एग्जांपल आपको दूं कि हमने बचपन में जब स्कूल में थे तो हमने पढ़ा था कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। जी, एक्सपेरिमेंट भी थे हमारी किताब में जब साइंस पढ़ रहे थे, तो हमने मान लिया, हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया लेकिन एक साइंटिस्ट था, उसने क्वेश्चन किया कि नहीं ये स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकती है, तो उसने वेव थ्योरी निकाली। ओके, उसने कहा स्ट्रेट लाइंस नहीं होती हैं, लाइट ट्रैवल्स इन वेव्स। ओके, तो उसने अपनी थ्योरी दी, पूरा साइंटिफिक प्रूफ दिया, लोगों ने मान लिया। मान लिया लेकिन कोई नया साइंटिस्ट आया, उसने उस चीज को क्वेश्चन किया, हाँ, उसने कहा नहीं वेव थ्योरी गलत है, मैं बताता हूँ कि लाइट ट्रैवल्स इन क्वांटम। तो ओके, उसने क्वांटम थ्योरी दी, उसने कहा ना तो लाइंस, ना स्ट्रेट लाइंस, ना वेव्स, क्वांटम, क्वांटम इज करेक्ट। उसने क्वांटम थ्योरी दी, वो हमने मान ली। वो भी हमने मान ली फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हाइसेनबर्ग, जी, उसने कहा कि ये तीनों थ्योरी गलत है। उसने एक नया प्रिंसिपल दिया जिसको हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जी, देखा ये सर्टेन ही नहीं है कि लाइट कैसे ट्रैवल करेगी, कि क्वांटम से करेगी या वेव से करेगी या स्ट्रेट लाइन किस से सेट से करेगी, ये करेगी? सर्टेन नहीं है। और उसने अपनी थ्योरी दी हम्म, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। ओके, तो अगर लोग ये सवाल नहीं करते, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड नहीं होता, और वो हमारी सिस्टम में नहीं है। मतलब वो चीज यहाँ मिसिंग है। हाँ, हमारे तो जो टीचर्स ने कहा, जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा है उसको हम मानते रहे, कभी हमने क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करी।
और मतलब हमें लगता था कि हम किसी समाज के बारे में लिखेंगे या किसी सोसाइटी के बारे में लिखेंगे तो हम तो जानते हैं कि पहाड़ के बारे में तो मैं जानता हूँ, मैं तो जिंदगी भर पहाड़ में घुमा हूँ, बिल्कुल तो वो लोग मान लेंगे। लेकिन वहाँ जाके रियलाइज हुआ कि इतनी थियोरीज हैं, इतना डीप लोग इस सब्जेक्ट में जाते हैं। हमारे यहाँ एंथ्रोपोलॉजी को बोल देते हैं आर्ट्स, ये तो आर्ट्स वाले हैं जी बच्चे, इनको तो अलग ही कर दो। लेकिन वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी को साइंस माना जाता है। अच्छा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस था और बहुत सीरियसली लोग उसकी पढ़ाई करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे मतलब एक तरह से जो पढ़ाई करी थी इतने साल यहाँ पर, उसको अनलर्न करना पड़ा। उसको डिलीट करना पड़ा अपने सिस्टम से, फिर नया सिस्टम आपने डाउनलोड किया। तो नई तरह से एजुकेशन सीखनी पड़ी और नई तरह से इस चीज़ को स्टडी करना पड़ा। अच्छा। वो अपने आप में बहुत मुश्किल भी था, बहुत इंटरेस्टिंग भी था। कि हम बात तो पहाड़ की कर रहे हैं, बात तो हिमालयस की कर रहे हैं, लेकिन हम वो क्रिटिकल थिंकिंग में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। तब मेरे को ये चीज़ें समझ में आने लगी कि हम ट्रैवल ही गलत करते हैं। अच्छा। या हम लोग क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है वो काम ही नहीं कर रहा। मतलब फिर आप क्वेश्चन पुट अप करने लगे कि अच्छा ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा। हाँ। तो तब मैं अपने आप से भी सवाल पूछने लगा, क्योंकि हमारा जो मॉडल है ना, विकास का जो एक मॉडल है जी, अगर बेसिक शब्दों में कहूँ तो वो अभी भी कॉलोनियल मॉडल है। जिस तरह से ब्रिटिश करते थे कि यहाँ पे विकास नहीं, चल सड़क बना दो, या बिजली सड़क पानी वाला BSP मॉडल जिसको बोलते हैं जी, कि बिजली सड़क पानी दोगे तो अपने आप यहाँ पे पैसा आने लगेगा लोगों के पास। अच्छा। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, हर चीज़ बिकाऊ नहीं है। ये दो चीज़ें हमें समझनी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं जिन भी विलेजेस में काम करता हूँ, जिन भी लोगों के साथ काम करता हूँ, सबसे पहले उनको कहता हूँ ये दो चीज़ मेरे साथ रिपीट करो कि पैसा सब कुछ नहीं होता है और हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती। कोई टूरिस्ट तुम्हारे यहाँ आ रहा है तो बोले कि तुम्हारी जो दादी ने ये कारपेट बनाया था मुझे दे दो, बोल नहीं हमारी दादी का है, हम नहीं दे सकते। हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती। पैसा सब कुछ नहीं होता। टूरिस्ट को भी समझ में आना चाहिए। जब शहर के लोगों को इस चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तब हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है वो ठीक होगा। क्योंकि पैसा हम खा नहीं सकते, पैसे से हम सांस नहीं ले सकते, पैसा हम पी नहीं सकते जी। तो हमारी खेती ठीक होनी चाहिए, हमारा पानी ठीक होना चाहिए, हमारी हवा ठीक होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमारी गड़बड़ा चुकी हैं। बेसिक नीड की, जैसे मैंने पहले बात की थी, आर्टिफिशियल चीजों पे ज्यादा, मतलब अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में ज्यादा जा रहे हैं, बेसिक नीड को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। लाइफ ही बेहतर नहीं हो रही है। लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है आप बताओ। ठीक है, हम इजी बना रहे हैं। पहले 2 रोटी खाते थे, अब हम 6 रोटी खा लेंगे, या हम मैगी ही बना के खा लेंगे। तो जब हम मैगी ही बना के खा रहे हैं तो हमारा हेल्थ भी गड़बड़ हो रहा है। हम जब जितना पैकेज्ड फूड्स खा रहे हैं, हमें लगता है कि हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं जी, लेकिन हमारी हवा खराब है, हमारा जो पानी खराब है, हम उस तरफ सोच ही नहीं रहे। कितना प्लास्टिक, जो हम पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हमारी सारी नदियाँ, मैं तो पहाड़ के बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में जाता हूँ, तो सारे हमारे नदी नाले, जो छोटे छोटे स्प्रिंग्स हैं, वहाँ पे भी प्लास्टिक दिखता है। तो हमारी मिट्टी में प्लास्टिक है, हमारे खाने में प्लास्टिक है, हमारी हवा में जितना साबुन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई भी शैम्पू, कोई भी साबुन उठा के देखो, उस पर लिखा है डिटर्जेंट बेस्ड। डिटर्जेंट बेस्ड मतलब वो भी प्लास्टिक है, पेट्रोकेमिकल है। तो हम जितने बर्तन धो रहे हैं, जितने साबुनों से, जितने से नहा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, कॉस्मेटिक लगा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, सब चीज़ प्लास्टिक है। तो हमारे शरीर में भी वो जा रहा है, तभी तो इतना आप देखो कैंसर इतना ग्रो कर रहा है। कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो हार्ट अटैक की भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मॉडर्न ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं कि हमारे जो लाइफस्टाइल की वजह से ये डिजीज़ आ रही हैं, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये रहेगा कि हाँ, आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज दोगे?
मैं आपकी ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो जिस ढंग से जी रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा सोचें। ओके। कि जो हमारी जो प्रीवियस जनरेशन कैसे जीती थी, आपके दादा परदादा, उस जनरेशन में जो जीवन था वो ज़्यादा सही था कि आज का जो लाइफ है वो सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस एज में चले जाओ, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट भी बढ़ते उसके जा रहा बगैर है। हम जी नहीं सकते, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, लेकिन ग्रोथ हो रही है ना। ग्रोथ दो तरह से होती है, एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ, जो अपने आप में जो ग्रोथ होती है, जो प्रकृति के साथ मिलकर जो ग्रोथ होती है, वो वाली ग्रोथ होती है। जी। तो हमारे जो पूर्वज थे वो उस ग्रोथ की तरफ ही जा रहे थे। आज की जो हमारी ग्रोथ है वो कैंसरस ग्रोथ है। अगर एक शरीर में कैंसर आ जाए और वो कैंसर बढ़ने लग जाए तो शरीर का क्या होगा हम सबको पता है, क्या होता है हमको पता है। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान हम सबको देना चाहिए कि जो हम ज़्यादा पैसे की तरफ भाग रहे हैं, चकाचौंध की तरफ भाग रहे हैं, जो हमारा पूरा का पूरा जो ध्यान है वो इकोनॉमी की तरफ है, तो इकोलॉजी के बिना इकोनॉमी नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, राइट है ना। अगर हम अपनी इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय करके हमारी इकोनॉमी, हम सबसे अमीर देश बन जाए, फिर हम क्या करेंगे? हम नोट खाएंगे क्या? और बस खाने को नहीं होगा, हम नोटों से सांस लेंगे क्या? नहीं, नहीं ले सकते। आज सबसे अमीर देश भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। हाँ, और प्रॉब्लम में है। आप ये देखो कि अगर आप अमेरिका की बात करो, ठीक है वो बहुत अमीर देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा होमलेसनेस वहाँ पर है। हमारे गरीब देशों में लोग अभी भी दूसरे को सहारा दे देते हैं, लेकिन आप अमेरिका के बड़े बड़े शहरों की सड़कों पे जाओ, आप हैरान रह जाओगे कि कितने लोग वहाँ सड़कों पे रहते हैं, होमलेस हैं। अमेरिका जो है वो, उनके जो गोल्फ कोर्स हैं, जहाँ गोल्फ खेलते हैं लोग, उसमें इतनी ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल रहा है घास को हरा रखने के लिए, साफ सुंदर रखने के लिए, जितना कि पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मिल करके अपने खेतों में नहीं डाल पाते। अच्छा। सिर्फ अपने गोल्फ कोर्सेज में। तो ये किस डायरेक्शन में जा रही दुनिया? कौन सी ग्रोथ है ये, क्या है? वो तो सिर्फ इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं अमेरिका जैसे देश कि हमारे थर्ड वर्ल्ड वाले जैसे देश जो हैं वो उनकी पोल्यूशन और कचरे को ले रहे हैं। जिस दिन हम वो लेना बंद कर देंगे वो सर्वाइव नहीं कर सकते। और हम, लेकिन हम उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो यूरोप में देखता हूँ कि वो लोग जो गरीब देश हैं या गरीब देश में गांव के जो लोग हैं उनकी तरफ देखते हैं कि वो किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को लीड करते हैं। वो कपड़े बहुत कम खरीदते हैं। मैं जर्मनी के शहर में अभी भी एक जाता हूँ, वहाँ पे जितने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनके बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो कभी नया कपड़ा नहीं खरीदते, हमेशा सेकेंड हैंड कपड़ा खरीदते हैं और वही पहनते हैं। वो अपने फूड के बारे में बहुत कॉन्शियस है। वो जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पे उसके पास में एक यूरोप की सबसे बड़ी सिलिकॉन वैली बनने की बात थी वहाँ पर, उस शहर में। सिलिकॉन वैली बनने से सबसे ज़्यादा फायदा वहाँ के साइंटिस्ट को ही होने वाला था। मतलब करोड़ों रुपया वो लोग कमाने वाले थे, लेकिन उन्हीं साइंटिस्ट्स ने मिलके अपोज किया कि सिलिकॉन वैली को बंद करो, हमें नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारी एनवायरनमेंट खराब हो जाएगी। और वो प्रोटेस्ट आज तक चल रहा है। अच्छा। आप अमेरिका जैसे कंट्री को देखो कि वहाँ पे जितने कम्युनिटीज़ हैं, जितने लोग हैं, वो मिल करके पैसा जमा करके टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि जो हमारी नदी के ऊपर आपने बांध बनाया है इसको हटा लो। अच्छा। हमें नहीं चाहिए बांध, हमें नदी चाहिए, बहती हुई चाहिए, प्रॉपर चाहिए। जर्मनी में ही मैं देखता हूँ कि जो राइन नदी है, राइन नदी जब वहाँ पे हिटलर का राज था तो उसने क्या करा, उसने करा कि ये जो राइन नदी है वो टेढ़ी मेढ़ी बहती है, इसको सीधा करो जी, और इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाओ। तो पूरी राइन नदी को ऐसा बनाया गया कि उसको, उसके फ्लो को स्ट्रेट किया गया,
हर जगह पे कितना पानी बहता है उसको कंट्रोल किया गया। और ज़्यादातर जो उनका कोयला, स्टील, जो बड़ी-बड़ी ऐसी भारी चीज़ें हैं, वो राइन नदी पे ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जब मैं शुरू-शुरू में गया था, मुझे लगता था कितना अच्छा सिस्टम है, कितना बढ़िया सिस्टम है यार, ये जर्मनी वालों ने क्या कमाल कर दिया है। लेकिन जर्मनी में ही लोग कह रहे कि नहीं, हमको ऐसी नदी नहीं चाहिए, हमको वो टेढ़ी-मेढ़ी नदी चाहिए, नहीं चल सकते इस पे जहाज ना चले। लेकिन हमारी एनवायरनमेंट वापस चाहिए। अच्छा। कि जो चिड़िया इस नदी के पास रहती थी, जो पेड़ यहाँ उगते थे, जो झाड़ी यहाँ होती थी, वही वापस चाहिए। तो अब वो जहाँ-जहाँ उन्होंने बांध बनाए, जहाँ-जहाँ कंक्रीट बनाया, उसको तोड़ रहे हैं जगह-जगह। अच्छा। और नदी को फिर वैसे टेढ़ा-मेढ़ा कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे कुछ लोग समझ रहे हैं चीज़ों की वैल्यू को, जो कि हम लोग अभी शायद हम पूरा चक्कर काटेंगे, पूरा व्हील दोबारा से इन्वेंट करेंगे, फिर हमारी समझ में आएगा कि नहीं, हमने कुछ गलत किया, अब वापस जाने का वक्त आ गया। तो वापस जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ओके। तो यूथ को यही है, मेरा वो है कि आपका जो भी पॉडकास्ट सुनते हैं वो लोग ये जो भी हमारे मॉडल्स हैं डेवलपमेंट के, जिसको हम सोचते हैं कि विकास है, जिसको हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज़ को सवाल जरूर पूछो। उसको क्वेश्चन करो और सोचो कि क्या हम वाकई आगे जा रहे हैं, क्या इकोलॉजी के बिना इकोनॉमी, हमें दोनों में से क्या चाहिए, इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, काफ़ी कुछ जानने को मिला और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच।